Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss previous questions of psychology. In different videos we have completed research and aptitude previous questions from 2021 to 2017. So today I'm going to start from the psychology topic. So today I'm going to discuss previous questions of 2021 in the psychology topic, which belongs to unit 3. So the question is the process of helping individuals discover and develop their educational, vocational and psychological potentialities. वो प्रोसेस जिसके अंदर आप हेल्प करें इंडिविजुअल्स को किस चीज के लिए कि वो डिस्कवर करें डेवलप करें अपनी एजुकेशनल दैट मीन्स कि अपनी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी उनकी कैपेबिलिटीज है उसको डेवलप करें अपनी वोकेशनल से रिलेटेड पोटेंशियलिटीज को डेवलप करें साइकोलॉजिकल को एंड देयर बाय टू अचीव एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ जिसको अचीव करके उन्हें एक पर्सनल हैप्पीनेस अचीव हो सोशल यूजफुलनेस अचीव हो उसको हम क्या बोलेंगे करियर काउंसलिंग बोलेंगे काउंसलिंग एंड गाइडेंस बोलेंगे काउंसलिंग बोलेंगे या फिर गाइडेंस बोलेंगे देखिए सिर्फ बात यहाँ वोकेशनल की नहीं हो रही अगर वोकेशन की बात होती तो आप करियर काउंसलिंग कह सकते थे लेकिन यहाँ पे पर्सनल हैप्पीनेस एंड सोशल यूजफुलनेस दोनों की बात की जा रही है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं काउंसलिंग एंड गाइडेंस बोथ दोनों की बात की जा रही है तो इसलिए इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट आपको बताना है इन सब स्टेटमेंट्स से बेस्ट स्टेटमेंट्स आपका आंसर कौन सा है। सो मेंटल हेल्थ इज अ पार्ट ऑफ मेंटल हाइजीन वेरी नाइस क्योंकि जो आपका जो मेंटल हेल्थ है वो कहीं ना कहीं आपका मेंटल हाइजीन का पार्ट है कि कैसे आप अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करते हैं कैसे आप डिसऑर्डर से प्रॉब्लम से अपने आप को स्ट्रेस से एग्जाइटी से कैसे आप अपने आप को दूर रखते हैं दिस इज कॉल्ड मेंटल हाइजीन। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाता है मेंटल हाइजीन प्रिवेंट्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम द साइकोसिस। मेंटल हाइजीन जो होता है वो आपको साइकोसिस से मतलब अगर आप अपने चीजों को अच्छे से रखते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छे से मेंटेन रखते हैं तो आपको साइकोसिस से बचाता है बिल्कुल ठीक बात है। साइकोसिस क्या होता है हमारी एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है जो कहीं ना कहीं स्ट्रेस से या एंग्जाइटी की वजह से हो जाती है प्रॉब्लम पर्सनैलिटी प्रॉब्लम जिसे हम कह सकते हैं। तो ये आपको उससे बचाता है तो दैट मीन्स आपका ए एंड बी ऑप्शन दोनों बिल्कुल ठीक है। मेंटल हाइजीन प्रोमोट्स करता है न्यूरोसिस को न्यूरोसिस भी स्ट्रेस और एंग्जाइटी से होने वाला एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसको न्यूरोसिस बोलते हैं। तो मेंटल हाइजीन से प्रमोट कैसे हो सकता है ये भी रिड्यूस होना था तो यहाँ आपका गलत हो जाता है यहाँ पे प्रमोट आपका गलत वर्ड है। मेंटल हाइजीन हेल्प करता है ट्रीट करने में मेंटल डिसऑर्डर्स को बिल्कुल ठीक बात है बिकॉज ऑफ द मेंटल हाइजीन यू कैन इजिली ट्रीट योर मेंटल डिसऑर्डर्स। सो ए बी एंड डी इज योर करेक्ट आंसर तो अकॉर्डिंग टू ये क्योंकि सी हमारा नेगेटिव हो गया था तो अगर हम सी को कट कर देते हैं तो हमारा बी ऑप्शन अपने आप निकल कर आ जाता है। सो द नेक्स्ट वन इज देयर इज अ थ्योरी एंड देयर इज सम कैरेक्टरिस्टिक्स तो अब हमें इनका क्या करना है मैच करना है। तो साइकोडायनामिक थ्योरी ऑफ काउंसलिंग आपकी क्या होती है जहां पर कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस की बात की जा रही है पर्सनैलिटी की बात की जा रही है। बिहेवियरिस्टिक थ्योरी ऑफ काउंसलिंग की बात क्या होती है जहां पे आपकी बिहेवियर को रिलेटेड काउंसलिंग की जा रही है आपकी बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं कुछ भी मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं उनको ठीक करने की बात की जा रही है। रेशनल इमोटिव थ्योरी की बात अगर हम करते हैं सो द रेशनल इमोटिव थ्योरी में आपका आ जाएगा जिसे हम कह सकते हैं आप किस तरह के लॉजिक किस तरह के बिलीव्स आप रखते हैं ठीक है किस तरह का थॉट पैटर्न है किस तरह के आपके इमोशनल बिहेवियर हैं उस चीज को आइडेंटिफाई करना उसको ठीक करना अगर आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट पैटर्न्स है तो उनको ठीक करना दिस इज कॉल्ड रेशनल इमोटिव थ्योरी ऑफ काउंसलिंग। एंड द लास्ट वन इज रियलिटी थ्योरी ऑफ काउंसलिंग। अब रियलिटी का मतलब क्या होगा जब आप किसी प्रेजेंट रिलेशनशिप को किसी प्रेजेंट सिचुएशन को इम्प्रूव करने की बात की जा रही है तो रियलिटी के हिसाब से हमारा क्या आ जाता है फोकस ऑन इम्प्रूविंग प्रेजेंट रिलेशनशिप्स एंड सर्कमस्टांसेस व्हाइल अवॉइडिंग डिस्कशन मतलब आप पास्ट इवेंट्स के बारे में डिस्कस करना बंद करें और अपने जो आपकी प्रेजेंट कंडीशन है उसको आप इम्प्रूव करें अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करें अपने सर्कमस्टांसेस को इम्प्रूव करें तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा थर्ड पॉइंट और हमारा साइकोडायनामिक थ्योरी ऑफ काउंसलिंग के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। एंड द बिहेवियरिस्टिक थ्योरी यहाँ जहाँ बिहेवियर प्रॉब्लम्स को देख रहे इट इज यूज फॉर दोज विद बिहेवियर प्रॉब्लम्स एंड मेंटल हेल्थ कंडीशंस। एंड द रेशनल इमोटिव थ्योरी इट इज यूज टू आइडेंटिफाई इरेशनल बिलीव्स एंड द नेगेटिव थॉट पैटर्न्स जो आपकी इमोशनल बिहेवियर इश्यूज को बढ़ाता है उन चीजों को आइडेंटिफाई करना तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी में सपोर्ट दिस स्टेटमेंट द टीचर should encourage the student to discover their own connections। टीचर एज अ टीचर क्या होना चाहिए कि वो स्टूडेंट को इनकरेज करे कि वो डिस्कवर करे अपने कनेक्शंस किसके साथ किसी भी डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन के साथ किसी भी मीन्स को यूज करते हुए डिफरेंट मीन्स को यूज करते हुए आप अपनी इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। ये क्या होगा
आप किसी भी ओपन एजुकेशनल रिसोर्स की हेल्प ले सकते हैं, किसी भी ब्लॉग्स की हेल्प ले सकते हैं, किसी भी साइट पर विजिट करके अपने कनेक्शंस को इम्प्रूव कर सकते हैं कि जो नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है उसे आप कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो ये आपका क्या आएगा, कॉग्निटिविस्ट होगा, कनेक्टिविज्म होगा, कंस्ट्रक्टिविस्ट होगा, या फिर ह्यूमनिस्टिक होगा। ये बात होगी हमारी कनेक्टिविज्म की, क्योंकि जब आप कनेक्शन को डिस्कवर करने की बात की जा रही है तो ये आपका कहीं ना कहीं कनेक्टिविज्म से शो करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कनेक्टिविज्म। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। सो द नेक्स्ट वन इज, ये आपका मैचिंग लिस्ट है और ये आपका किस्सा है, थ्योरी ऑफ पियाजे से आया है। क्योंकि थ्योरी ऑफ पियाजे में 4 स्टेजेस की बात कही गई है। सेंसरी मोटर, जो हमारी कब आती है, 0 to 2 years ऑफ एज। एंड द सेकंड वन इज प्री ऑपरेशनल, जिसको हम क्या बोलते हैं, 2 to 7 years। ठीक है। एंड द थर्ड वन इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जब बच्चा टच करके चीजों को समझने लगता है, 7 to 11। एंड द फोर्थ वन इज फॉर्मल ऑपरेशनल, जब बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, जिसे हम कह सकते हैं 11 और 12 ऑनवर्ड्स, अलग अलग बुक्स में अलग अलग गिवन है। तो अब सेंसरी मोटर स्टेज में 0 to 2 years, दैट मीन्स बच्चा बिल्कुल इन्फेंसी से बिलोंग करता है, मतलब बहुत छोटा बच्चा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या आंसर हो जाएगा, इन्फेंसी। प्री ऑपरेशनल स्टेज, दैट मीन्स अर्ली चाइल्डहुड है बच्चे का, टॉडलरहुड। ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट में आ जाएगा आपकी एलिमेंट्री स्टेज, मतलब 7 to 11 years, जब बच्चा बिल्कुल यूकेजी में होगा। आप कह सकते हैं ये बात, 7 to 11 मतलब 7 से अगर हम बात करते हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं छोटा बच्चा होगा, 4 साल के बच्चे का एडमिशन होता है। तो यूकेजी का या फिर अर्ली एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा होगा। फॉर्मल ऑपरेशनल डिजीज जो कहीं ना कहीं एडोलेसेंस से आपका 11 onwards हम बात कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विच इज योर करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू योर यूजीसी लिस्ट। एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरीज, जो कि सिचुएट करते हैं एक्सपीरियंसेस एट द कोर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, आर बेस्ड ऑन, जो आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरीज गिवन हैं वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे होती हैं। ठीक है। जो भी आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरीज होती हैं वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे होती हैं, कहीं ना कहीं क्या एक्सपीरियंस रहा है लर्निंग प्रोसेस का, तो वो किसके ऊपर बेस्ड है, सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज ऑफ लर्निंग या फिर कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट। देखो इसमें सोशल और कंस्ट्रक्टिविस्ट दोनों आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो सोशल भी उसमें कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट तो इससे होगा क्योंकि वो चीज आप करके देख रहे हो। ठीक है। एक्सपीरियंस के बेसिस पे है तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में सोशली एक्टिव हुए होंगे, तभी तो आपने किसी चीज को एक्सपीरियंस लिया होगा। तो इसमें सोशल एंड कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज ऑफ लर्निंग दोनों की बात की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनी काउंसलिंग थ्योरी और प्रैक्टिस जो कि इनकॉर्पोरेट करती है, कंबाइन करती है डॉक्ट्राइंस को, फाइंडिंग्स को, टेक्निक्स को, जब आप किसी थ्योरेटिकल सिस्टम को डाइवर्स करने के लिए करते हो, उस काउंसलिंग थ्योरी को हम क्या बोलेंगे। देखो सिंपल सी बात है, आपके पास 3 काउंसलिंग होती है। एक होती है आपकी डायरेक्टिव, एक होती है नॉन डायरेक्टिव, और एक होती है आपकी इक्लेक्टिक काउंसलिंग। वोकेशनल काउंसलिंग होती है जो आपकी प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में होती है, कि आपकी जो स्किल्स है उसके बेसिस पे आप कौन सा प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये होती है आपकी वोकेशनल काउंसलिंग। अब हम बात करते हैं डायरेक्टिव काउंसलिंग की। जो डायरेक्टिव काउंसलिंग के एक्सपोनेंट थे हमारे, वो थे हमारे ईजी विलियमसन, जिन्होंने डायरेक्टिव काउंसलिंग की बात की थी। अब डायरेक्टिव काउंसलिंग होता क्या एग्जैक्टली exactly? कि जो आपका काउंसलर है वो पूरा पूरा आपकी काउंसलर सेंटर कहलाती है आपकी डायरेक्टिव काउंसलिंग। इसका मतलब जो काउंसलर होता है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी की भी काउंसलिंग करने के लिए, क्लाइंट्स की काउंसलिंग के लिए। इसमें क्लाइंट सेंटर्ड नहीं होता, ये काउंसलर सेंटर्ड होता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। वो काउंसलर ही होता है, वो अपनी क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को किस तरह से डायग्नोस करता है, किस तरह से एक्सप्लोर करता है, क्या मेथड्स वो लेता है, सारी सिचुएशन उसके अपने हाथ में होती है। लेकिन अगर हम नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग की बात करते हैं तो ये आपकी क्लाइंट ओरिएंटेड काउंसलिंग कह सकते हैं हम। इसके अंदर जो आपका क्लाइंट होता है वो अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए फुल्ली इंडिपेंडेंट होता है। इसका वो काउंसलर सिर्फ उसको डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, गाइडेंस दे सकता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को खुद एक्सप्रेस करेगा कि उसके साथ एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। इसे हम बोलते हैं नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, और इसके एक्सपोनेंट कौन थे हमारे, कार्ल रोजर्स। फिर आती है हमारी इक्लेक्टिव काउंसलिंग। अब इक्लेक्टिव काउंसलिंग में क्या होता है कि दोनों लोग जो होते हैं, काउंसलर भी और जो आपका क्लाइंट है, वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है, जॉइंटली काम करते हैं। और इसके एक्सपोनेंट कौन थे हमारे, थॉर्न, इक्लेक्टिव काउंसलिंग के। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इक्लेक्टिव काउंसलिंग। क्योंकि यहाँ पे क्या क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पे कंबाइनली किस तरह से आप चीजों को फाइंड करते हैं, कौन सी टेक्निक्स आप यूज कर रहे हैं। तो इसलिए आपका क्या आ जाएगा, इक्लेक्टिव काउंसलिंग। डायरेक्टिव काउंसलिंग आपकी क्लाइंट सेंटर्ड नहीं होती, वो होती है आपकी काउंसलर सेंटर्ड। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग आपकी होती है क्लाइंट सेंटर्ड।
The term emotional intelligence was created by, जो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस की टर्म है वो सबसे पहले किसने दी थी? हम जानते हैं गोल्डमैन ने हमें इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कही है, लेकिन क्वेश्चन में आपका जो आंसर दिया गया है वो क्या दिया गया? पीटर सेलोवे एंड जॉन मेयर। अब हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। जो आपका टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस था, सबसे पहले जो किसने यूज किया था उसको किया था पीटर सेलोवे ने एंड मेयर ने। अपना एक आर्टिकल था इमोशनल इंटेलिजेंस, एक जर्नल में उन्होंने ये दिया था, ठीक है। बाद में जब ये पॉपुलर हो गया उसके बाद इस पे काम किया था डैनियल गोलमैन ने। तो अगर पहले बात करते हैं तो पीटर सेलोवे ने आपको दिया था ये, और इमोशनल इंटेलिजेंस की बात बाद में की थी गोलमैन ने अपनी बुक में, इमोशनल इंटेलिजेंस की बुक में। लेकिन इस पे जो सबसे पहले काम किया था वो किया था पीटर सेलोवे ने एंड जॉन मेयर ने, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में आपका पीटर सेलोवे वाला ऑप्शन नहीं है, गोलमैन है, तो आप गोलमैन लगाएंगे, लेकिन अगर पीटर सेलोवे गिवन है तब आप पीटर सेलोवे लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका डिपेंड करता है चीफ कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे आपको स्कूल्स डिफाइन करने हैं। लर्निंग हैपेंस व्हेन अ लर्नर ऑब्टेन्स न्यू और चेंज बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ, मतलब बच्चों को कोई स्टिमुलस गिवन किया जा रहा है। अगर हम स्कूल स्टूडेंट्स की बात करते हैं, आप उन्हें किस मेथड से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप उन्हें वो स्टिमुलस दे रहे हैं, फिर आप देख रहे हैं कि उनके बिहेवियर में कितना चेंज आ रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये हमारा बिहेवियरिज्म से मैच आउट होता है। फिर आता है आपका लर्निंग इज अबाउट इंटरनल कॉग्निटिव प्रोसेसेस और द हैंडलिंग ऑफ सिंबल्स। जब आप माइंड की बात करें, कॉग्निशन की बात करें, तो आपका किससे मैच करता है? कॉग्निटिविज्म से। फोकस करना इंडिविजुअल पे और मेंटल स्ट्रक्चर पे जो कि पजेस करते हैं। हाउ दोज स्ट्रक्चर्स आर पास्ट एक्सपीरियंस नॉलेज स्पीक टू एंड इन्फ्लुएंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनीथिंग, कि पास्ट की चीजों से लेकर जो नई चीजें आप सीख रहे हैं उसको कैसे आप इंटर रिलेट कर रहे हैं, चीजों को कैसे कंस्ट्रक्ट करके सीख रहे हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपका कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ कंप्लीटली मैच है। फिर आता है आपका लास्ट, दैट द स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट देयर नेचुरल डिजायर्स एंड इंक्लिनेशंस टू बी क्रिएटिव टू ग्रो टू लर्न। मतलब बच्चा जो होता है अपनी नेचुरल डिजायर से सीखता है, अगर वो क्या सीखना चाहता है, क्या क्रिएटिव बनना चाहता है, कैसे वो ग्रो करेगा। आप उसे जबरदस्ती नहीं करा सकते कुछ भी। तो ये कहीं ना कहीं आपका ह्यूमनिस्टिक थ्योरी से बिलोंग करता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, इट इज योर करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन हर बार आता है, अक्सर पेपर 1 में भी आता है और पेपर 2 में भी आता है, कि जो हार्वर्ड की गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है, ये किस चीज से एसोसिएट करती है? लिंग्विस्टिक, म्यूजिकल, स्पेशल, सोशल। हमें पता है जो हमारे हार्वर्ड गार्डनर, तो उन्होंने हमें 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया था, जिसके अंदर फर्स्ट आपका आता है लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशल, सॉरी ये टी है यहाँ पे, स्पेशल इंटेलिजेंस। अब स्पेशल में बात करते थे पायलट की, सेलर्स की। जो मैथमेटिकल्स की बात करते थे वो होते हैं साइंटिस्ट, नोबेल प्राइज विनर्स। म्यूजिकल जो सिंगर्स होते हैं, बॉडीली काइनेस्थेटिक डांसर्स हुए, सर्जन्स हुए, ग्राफ मेकर्स हुए। तो कई बार क्या होता है, इनको पढ़ना बहुत अच्छे से, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम्पल देके पूछ लेते हैं कि किस इंटेलिजेंस से बिलोंग करता है हार्वर्ड गार्डनर की। इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल में क्या डिफरेंस आता है आपका? इंटर का मतलब होता है जब आप विद इन कम्युनिकेशन कर रहे हो, और इंटरपर्सनल का मतलब जब आप दूसरे के साथ कम्युनिकेट करो, जैसे आपके काउंसलर्स हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, आपके सोशल वर्कर्स हो गए, रिलीजियस लीडर्स हो गए। इंटरपर्सनल जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, जो खुद अपने अंतर आत्मा से बात करते हैं। जब हम बात करते हैं नेचुरल इंटेलिजेंस की, तो नेचुरल इंटेलिजेंस में आपके कौन होते हैं? जैसे आपके हंटर्स हुए, फार्मर्स हुए, आपके टूरिस्ट हुए, बायो के स्टूडेंट्स हुए, ये सब आपके किस में आते हैं? नेचुरल इंटेलिजेंस में आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा तीनों जो है, तीनों हमने पढ़े, लेकिन सोशल इंटेलिजेंस की बात हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं की थी, इसकी बात की थी थॉर्नडाइक ने। इन्होंने 3 तरह के इंटेलिजेंस दिए थे, सोशल, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ए बी एंड सी इज अवर करेक्ट आंसर। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। एंड आई विश कि ये क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल हो, एंड इन द नेक्स्ट क्लास मैं प्रीवियस क्वेश्चंस लेके आऊंगी साइकोलॉजी के, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। आप एक टॉपिक से रिलेटेड, जब आप टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे, तो एक टॉपिक आपका अपने आप कवर हो जाएगा। सो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।